रोल। दर्शकों नमस्कार। जिस तरीके से टाइम न्यूज़ नागपुर द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कारपोरेशन नागपुर इलेक्शन को लेकर के, टाइम न्यूज़ हर जगह हर पार्टियों के नेताओं से बात कर रहा है। आज ऐसे शख्स, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ मुस्लिम चेहरा अगर देखा जाए नागपुर से जावेद हबीब साहब मेरे साथ मौजूद है। जावेद जी, टाइम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जावेद साहब, सबसे पहले जिस तरीके से आपने अभी पिछले माह की अगर बात किया जाए तो मुस्लिम नेताओं को लेके, मुस्लिम कार्यकर्ताओं को लेके आपने एक फंक्शन रखा था और मेल मिलाप के ऊपर उसमें अनिल देशमुख साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। क्या रणनीतियां हैं आपके एनसीपी की कारपोरेशन इलेक्शन नागपुर की अगर बात की जाए तो? आने वाले कारपोरेशन चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के हिसाब से हमने ये कार्यक्रम लिया था। ऐसे ही अभी हर क्षेत्र में, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी पश्चिम से शुरुआत थी क्योंकि पश्चिम में हमारा रहना है। पश्चिम से इसकी शुरुआत की और आगे भी हर विभाग में जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करना है। आपकी पर्सनल बात की जाए तो पिछले 18 से 20 साल हो गए आप एनसीपी पे है, और अगर वक्त सामने की अगर बात किया जाए तो उस वक्त का या अभी पिछले इलेक्शन की अगर बात की जाए तो पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन में बहुत फर्क रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का एक हाथ था। आज की तारीख में अगर देखा जाए दोनों अलग हैं। उसके साथ साथ दीगर और भी पार्टी जो हैदराबाद में राज करने वाली आज की डेट में महाराष्ट्र में कूद पड़ी है। महाराष्ट्र में के साथ साथ नागपुर कारपोरेशन इलेक्शन, एमआईएम और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, हो सकता है शिवसेना अपने इलेक्शन में उम्मीदवार अलग खड़े करे, भारतीय जनता पार्टी अलग खड़े करे, कांग्रेस अलग खड़े करे, एनसीपी आप तो अलग करेंगे, एमआईएम भी है, समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं हर पार्टी आज की डेट में दलित और मुस्लिम को लेकर बात कर रही है। क्या कैसी लड़नी रहेंगी आपकी इन सब के बीच में? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही, हर पार्टी ने अपने आप को सेकुलर बताया है। हर पार्टी ने दलित और मुस्लिम चेहरों की बात किया है। लेकिन ये अलग बात है कि एज ए मुस्लिम हम मुसलमानों को ये सोचने की ज़रूरत है कि सही मानों में आपका मसीहा कौन। मुस्लिम समाज में जनरल आपको आगे लाकर उसका शोषण किया जा रहा है। ये हमारे ऐसी कई घटनाएं हैं। हम इसमें आप आज के डेट में ना तो पूरे देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं, हम तो ना तो दावे के साथ किसी पार्टी को सेकुलर मानते हैं और ना ही कोई पार्टी सेकुलर है, ऐसा हमारा अपना मानना है। रहा सवाल आज की डेट में और पिछले बर्थडे में, जैसा आपने कहा कि अभी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अगर से सामने आ रही है, तो हम तो ऐसी किसी भी सामाजिक संगठन जो अपने आप को बोलकर एक जातिवादी संगठन की बात करते हैं, चाहे फिर उसके लिए भीमसेना ले लो, विश्व हिंदू परिषद ले लो, या फिर मुसलमानों की जो पार्टियां बनी। अभी ठीक है, आज आपने बताया कि हैदराबाद से कोई आंधी बोलकर आ रही है, तो इसके पिछले चुनाव में भी यूडीएफ बोलकर आई थी, बदरुद्दीन अजमल साहब की जो पार्टी थी। तो हमेशा हर देश के विभिन्न जगहों पे जहाँ पर भी चुनाव होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जातीय ऑर्गेनाइजेशन बोलकर हर जगह खड़ी होती है। लेकिन इसको लोग सबक सिखाते हैं। रहा सवाल आज की डेट में जो चुनाव आ रहा है, क्योंकि आज जो है हमारा डायरेक्ट मुकाबला सत्ताधारी लोगों से, तो ये सत्ताधारी क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनका यानी फाउंडेशन क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो अब ऐसी ताकतों को रोकने के लिए, आपने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी पिछले बार एक थी, मुझे लगता है कि देश की हर जिसको अपन बोलते हैं सेकुलर विचारधारा रखने वाली पार्टी, हर पार्टी, नॉट ओनली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, इसकी मिसाल है अपने पास में। बिहार का चुनाव, जब ये शक्तियां एकजुट होगी तभी हम कहीं जाके इनसे मुकाबला कर सकते हैं। एमआईएम से क्या फर्क पड़ेगा? क्या नहीं, एमआईएम से तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल फ़र्क पड़ना चाहिए। इसके पहले भी यानी जो यूडीएफ की मैंने बात किया, देखिए देश की राजनीति के अंदर में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, नो डाउट एमआईएम के जो लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ब्रिलियंट लीडर मुसलमानों का कोई है तो वो है, लेकिन उनमें ब्रिलियंसी मुझे नज़र नहीं आती। कहते हैं ना कि अपन ने बहुत 1.5 मन दूध चढ़ा दिया और उसमें 2 नींबू निचोड़ दिए, ऐसे नींबू उन्होंने 1.5 नहीं कई नींबू निचोड़े। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी भी पार्टियाँ खड़ी हुई, ठीक है, हमारे मुस्लिम समाज के अंदर में लोग बोलते हैं कि परवीन तोगड़िया बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी बोलते हैं, लेकिन इन लोगों ने जब भी बोला है मुसलमान को बुरा बोला, इस्लाम को बुरा नहीं। ये अफसोस की बात है कि हैदराबाद से निकला वाला एक बंदा वो डायरेक्ट रिलीजन पे अटैक कर रहा है, ये अफसोस की बात है।
राजनीति में आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन हमको ना तो इस भारत का समाज और ना तो इस्लाम इजाज़त देता है कि हम किसी दूसरी जमात वाले को या दूसरी जात पर हम लांछन अटैक। कारपोरेशन इलेक्शन की अगर अभी बात किया जाए, कारपोरेटर नागपुर पे आपके 6 कारपोरेटर बैठे हुए, आने वाले वक्त में कितने कारपोरेटर आप निकाल सकते हो? और मुस्लिम चेहरे की अगर बात किया जाए तो मुस्लिम चेहरे में बहुत बड़े नेता आप माने जाते हैं नागपुर पे एनसीपी के, और डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका हाथ टिकट भी लाने पे होता है, तो कितने आपके रिलेटिव से कितने आप टिकट निकाल सकते, कितनी सीटें निकाल सकते हैं? नहीं, अभी हम तो देखिए, हम अपनी औकात के हिसाब से ही बात करते हैं। अगर से हम कहें तो हम तो चाहेंगे कि राष्ट्रवादी का यहाँ पे सत्ता बने कॉरपोरेशन के अंदर में। रहा सवाल मुस्लिम को कितनी टिकट दिया जाए, तो मुस्लिम को उसके पॉपुलेशन के आधार पर, आज अगर से हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन की भागीदारी 10% आती है तो हम 10% का कोटा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लाने की पूरी कोशिश करें। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से सरकार नागपुर में अभी है, तो मुस्लिमों के साथ वेल व्यवहार जो कहा जाता है, या भारतीय जनता पार्टी के क्या फिर से अगर कांग्रेस और एनसीपी अगर एक होते हैं तो कहीं ना कहीं उसको गिराने के लिए एक सफल हो पाएंगे आप लोग? देखिए, सेकुलर ताकतें एक हो गई तो भारतीय जनता पार्टी का इस देश में नामो निशान नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है सेकुलरों का विभाजन कर रही है, सेकुलर वोटर्स का बंटवारा कर रही है। अभी आपने देखा कि हैदराबाद के अंदर में, क्योंकि उनको पता है अच्छे से कि भाई मुस्लिम समाज को हम सोने की थाली में भी लेके गए तो भाजपा को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुस्लिम समाज के वोट बैंक को अपने तरफ तो ला नहीं पाए। अपने से दूर रखने के लिए या कांग्रेस से दूर हटाने के लिए, सेकुलर विचारधारा से दूर हटाने के लिए उन्होंने एक उसका सिंबल जारी किया। मैं MIM के असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या इस देश में ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ केवल एक धर्म की बात करने पर आप चुप कर रहते हो? और जब इतने ब्रिलियंट हो, आपको दिख रहा है कि हम एक समाज की बात नहीं कर सकते। हमारे नागपुर के अंदर में हमने कई MIM वालों से चर्चा किया, हमने कहा कि जब आप एक जात की बात करने पर पूरे देश में क्या कॉर्पोरेशन का एक चुनाव नहीं निकाल सकते, तो क्या इस बेस के ऊपर में पार्टी को, तो बोले नहीं हमारे साथ में ये लोग हैं, वो लोग हैं, वो लोग हैं। बोलने से नहीं होता ना। आपकी दुकान पे क्या लिखा है आप ये देखिए, आपके बैनर पे लिखा है मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जब आपके बैनर के ऊपर में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, केवल और केवल मुस्लिम की पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको पार्टी बनाना, हाँ उसको तंजीम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर समाज के हित में काम कर सकते हैं, लेकिन उसको जातीय यानी कॉर्पोरेशन चुनाव या विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में आप सिवाय मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने का कुछ नहीं कर सकते। जो रणनीति उन्होंने औरंगाबाद पे किया, चलाया था कारपोरेशन इलेक्शन पे वो उप विजेता भी घोषित हुए वहाँ पे, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं तंजीम चलाना चाहिए, पार्टी नहीं मानते आप, तो एनसीपी आगे ऐसे लोगों को और क्या बताना चाहिए? कैसे लोगों को क्या रणनीतियाँ देना चाहेंगे आप, किस तरीके से काम करना चाहिए? नहीं देखिए, एनसीपी, मैं तो एनसीपी की स्थापना से जुड़ा हुआ। मुझे लगता है कि एनसीपी के अंदर में मुस्लिम समाज के हितों की बात होती है। आप दिल्ली से लेकर गली तक शरद चंद्र जी पवार के स्टेटमेंट्स होंगे। आज इस मुस्लिम समाज को बहुत हद तक रिजर्वेशन की ज़रूरत है, और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार जो केरला और कर्नाटका पैटर्न के ऊपर में रिजर्वेशन लागू करने की बात करते हैं, वही शरद चंद्र जी पवार अगर से यहाँ पर महाराष्ट्र में सत्ता में आए तो उन्होंने मुसलमानों को उत्थान के लिए डॉक्टर मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल दिया। उनका ही बहुत बड़ा योगदान रहा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाने में। तो कहीं ना कहीं उस शख्सियत को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता को मुसलमानों की सूझबूझ है, इसलिए हमने रहना चाहिए। और यही बात हम अपनी कौम के बीच में जाकर बोलते हैं कि आप जो आपके बारे में सोचता है, आप उसके बारे में सोचना चाहिए। पिछली सत्ताधारी पे जैसा आपने बात कहा, दोनों कांग्रेस और एनसीपी दोनों साथ में थे, मुस्लिम आरक्षण की बात करते थे, तो मुस्लिम आरक्षण फिर क्यों लागू नहीं किया गया? अगर जो मुस्लिमों के हित की बात कर रहे हैं, क्यों आरक्षण को लागू नहीं किया गया? क्यों भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम अभी आरक्षण मांग रही है? उस वक्त का कोटा था तो उसी वक्त उसको पास किया करना था। हाँ, पिछली सरकार ने मुस्लिम रिजर्वेशन का बिल पास किया,
लेकिन उसको कुछ तो भी कानूनी पेचीदगी में लाया। ये जग जाहिर बात है, मुस्लिम रिजर्वेशन और मराठा रिजर्वेशन दोनों को हाउस के अंदर में लाके अप्रूव किया गया है। बाद में उसको टेक्निकल अड़चन करके यही भारतीय जनता पार्टी ने रोकी हो। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी? जिस तरीके से आप कह रहे हैं बिल उस वक्त पास हुआ था, अभी अटका पड़ा है। जिनकी स्थापना आपको नस्तो नाबूद करने की है, जिनकी स्थापना ही, जिनका फाउंडेशन बेस्ड ही इस देश से मुसलमानों को दूर रखने का है, वो क्या आज मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दे सकते हैं? सबका साथ सबका विकास जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, क्या लगता है कहीं ना कहीं वो सफल है या असफल है? वादे हर सरकार करती है, वादे हर पार्टी करती है। और नागपुर के, अगर जैसा हम नागपुर कॉरपोरेशन के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नागपुर पे आज से 10 से 15 साल की निगाह उठाकर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लगता है परचम दूसरा आना चाहिए या फिर वही लहरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसे ये परचम तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज ये जो परचम, जैसा आपने बताया कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर पालिका में है। नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं किया। आज अगर से ये कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, जैसा बीच में फेसबुक और ट्विटर के ऊपर में चला कि भाई नरेंद्र मोदी ने एक नया काम किया है, वहाँ से ट्रेन नहीं चल रही थी, वहाँ ट्रेन चलाई। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस हवाई जहाज़ में बैठकर आप गुजरात से दिल्ली पहुँचे, क्या वो हवाई जहाज़ भी आपने तैयार करवाया था? तो क्या आप 99 कामों को छोड़कर अपने एक काम की तारीफ कर सकते हो? पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितना डेवलपमेंट हुआ, ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। बल्कि उस डेवलपमेंट के टाइम पर ये अपोजिशन में खड़े रहकर चिल्लाते थे कि ये डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो ट्रेन की बात हो या गाँव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो। आज ये जितने भी काम कर रहे हैं या जो दिख रहे हैं, ये पिछले सरकारों के अप्रूव किए हुए काम हैं। और ये जितनी भी बातें कर रहे हैं कि जैसा भी सबका साथ सबका विकास, मुझे आप एक चीज़ बताइए, पूरे देश का भ्रमण करके सर्वे करवाइए, कौन सा सबका विकास होता तो सब खुशहाल होते? कहीं कोई विकास है? योजनाएं लगातार निकाल रहे हैं नरेंद्र मोदी, एक से बढ़ के एक योजना निकाल रहे हैं, उनका लाभ क्यों नहीं लेते हुए? नहीं, ख्वाबों को बेचने का काम तो ये लोग कर रहे हैं, और यही ख्वाबों के सपने लोगों को दिखाकर उन्होंने लोगों का शोषण किया है और उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि झूठ पर आदमी ज़्यादा दिन कामयाब नहीं हो सकता। झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। कल एक विवादित बयान आया आरएसएस के नेता भैया जी जोशी की, अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो परचम है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, उससे ऊंचा भगवा झंडा है। क्या टिप्पणी देना चाहेंगे जावेद हबीब साहब? देखिए, अभी इन लोगों का जो काम चल रहा है, ये लोगों के जहन को भटकाने का काम चल रहा है, ताकि लोग डेवलपमेंट से, महंगाई से उभर कर, कभी आप देखो, कभी अखलाक का मैटर हो जाता है, तो कभी वंदे मातरम का मैटर हो जाता है, तो कभी झंडा नीचा और ऊपर का मैटर हो जाता है, कभी भारत माता की जय हो जाती है। हाँ, कभी भारत माता की जय बोलने का काम करते हैं। तो ये लोग मुद्दों, मुझे आप एक चीज़ बताइए, मैं तो यानी मेरा हमेशा का से एक क्वेश्चन रहा, इस देश के अंदर में, इस देश के नागरिक या इस देश का साधारण वोटर जब लोगों को चुन कर देता है, वो किस लिए चुन कर देता है? देश चलाने के लिए, ना कि मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए। जब भी इस देश के अंदर में चुनाव आता है, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे सामने आ जाते हैं। और जब इनको चुनाव जीतने के बाद, जैसा वो ठीक है, उनके हाथ में सत्ता की, हमने उसको कबूल किया, आज जब उनके हाथ में सत्ता है, तो आप सत्ता के अंदर में डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। सत्ता में हम देश को कहाँ प्रगति और उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं, उस तरह दिशा में बात करना चाहिए। लेकिन वो अपने कुछ लोगों को बोलकर एक विवादित बयान देते हैं और पूरे जनता का ध्यान तुअर की दाल और टमाटर पे से हटाकर वंदे मातरम बोलने का, झंडा नीचे रखने का, झंडा ऊपर रखने का, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस से जो मुस्लिम निकले या एनसीपी से जो मुस्लिम निकले, क्योंकि आगे की बात किया जाए, पिछली बात किया जाए, दोनों एक थे, कांग्रेस एनसीपी। मुस्लिम कुछ नेता हैं, मुस्लिम कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को यूज किया, मुस्लिमों को सिर्फ वोटर बना के रखा। आज आप मुस्लिम नेता एनसीपी से, पिछले बार दोनों साथ में थे, क्या वाकई पे मुस्लिम के साथ जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, शोषण किया जा रहा है? नहीं, मैं मेरी पार्टी की तो बात करूंगा। मेरी पार्टी में तो मुस्लिमों के साथ बिल्कुल भी शोषण नहीं किया जा रहा है। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में जब सत्ता में आई, तो एक मुस्लिम समाज की जो भागीदारी होना चाहिए, उस हिसाब से भागीदारी हमको मिली। हमारे पास एक मुस्लिम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राज्य मंत्री थे फौजिया खान, कैबिनेट मंत्री थे हसन मुशर्रफ साहब,
मंडलों के अंदर में चेयरमैन हमारे मुस्लिम समाज के थे। तो जो भागीदारी हमको मिलना चाहिए था वो मिला। अब रहा सवाल, पिछले बार हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से एक नहीं थी, ये दो सेकुलर विचारधारा ने आपस में मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा, गठबंधन में सरकार चलाया। क्या लगता है एनसीपी अभी फिर से गठबंधन करेगी या कांग्रेस अगर चाहे, कांग्रेस अगर ऑफर देती है कारपोरेशन इलेक्शन के लिए, दोनों आप एक मिलेंगे होंगे? नहीं, मेरा तो उसमें मानना ये है कि केवल एनसीपी और कांग्रेस नहीं, इस देश की हर सेकुलर पार्टी ने, इस शहर के अंदर में जितने सेकुलर संगठन हैं, सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि आरएसएस का गढ़ नागपुर माना जाता है, इलेक्शन के वक्त भी पूरे नागपुर पे निगाह रहेगी, जिसका कंट्रोल पूरे भारत का कंट्रोल नागपुर से चलता है, ये कहा जाता है। नहीं, ये बात तो तय है, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे देश के अंदर में बदबू कहीं से फैलती है तो वो है नागपुर। बदबू का किला नागपुर में है। अब आप उसको किसी मुख्यालय का नाम दे दो, लेकिन मेरे लिए तो वो बदबू के किले का मुख्यालय है, यहाँ से तो फैल रही है। और यहाँ पर हम तो चाहते हैं कि केवल यहाँ नहीं, इसके पहले भी अगर से ये आज तो नहीं खुला है ये हेडक्वार्टर, इसके पहले भी हेडक्वार्टर यही था, लेकिन अगर केरला और कर्नाटका में और पश्चिम बंगाल में और हिमाचल में अगर इनकी सरकार बनती है तो मैं तो वहाँ पे भी सरकार को कुचलने के काम करने की बात करूँ। ये थे जावेद हबीब, एनसीपी नेता नागपुर से, जो कि बात कर रहे थे नागपुर कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर, जिन्होंने मोदी सरकार और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी निशाना साधा और कहा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो नाम लेकर कहा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सिर्फ एक मुस्लिमों की सर्कुलर जमात होनी चाहिए, एक सेकुलर पार्टी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कि इलेक्शन लड़ती है। और जो अभी वर्तमान हालात की अगर इन्होंने बात किया जाए, बात की भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, मोदी के ऊपर जो निशाना साधा है कि तुअर की दाल और टमाटरों से हटा करके बल्कि झंडे मातरम, वंदे मातरम के ऊपर बात ला ली जाती है, कभी जय हिंद की बात ला ली जाती है, कभी कहा जाता है भगवा झंडा हमारा ऊपर है, कभी कहा जाता है राष्ट्रीय झंडा नीचा है। ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही काम पे होना चाहिए, जो कि सबका साथ सबका विकास, ये नारे की बात करते थे, वो वादे पूरे करें। ये थे जावेद हबीब साहब। और नागपुर कारपोरेशन इलेक्शन की बात अगर हुई है, अगर मुस्लिमों को लेकर के अगर आरक्षण दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और मुस्लिमों की टिकट ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश करेंगे अपने तौर पे। कैमरामैन अजीत के साथ टाइम न्यूज़ सलीम रहमान, नागपुर।